एक गुर्दे की कीमत क्या है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आप मेरी ये 4 बातें समझ लें। अगर एक बार गुर्दा ख़राब हो जाए, जिसको क्रॉनिक रीनल फेलियर कहते हैं, तो आप ये समझ लें कि ये गुर्दा हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो गया है। ये परमानेंट डैमेज है, ये इररिप्लेसेबल बात। दूसरी चीज़ ये है कि गुर्दा सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खून को साफ़ करके जो जहरीले मादे हैं पेशाब के ज़रिए निकालता है, सिर्फ ये एक इसका काम नहीं है। इसके अलावा भी गुर्दे के बहुत से काम हैं जो हमारी आम आवाम नहीं जानती। नंबर 3 ये है कि जो डायलिसिस है, जिसको पाकिस्तान में और उर्दू स्पीकिंग वर्ल्ड में उर्फ़ आम में कहा जाता है गुर्दे वाश करना, तो आप ये बात समझ लें कि डायलिसिस से गुर्दे वाश नहीं होते। कभी भी डायलिसिस से गुर्दे वाश नहीं हो सकते। नंबर 4 ये है कि जब भी एक बंदा जिसको रीनल फेलियर है, ख़ास तौर पे वो जिसको क्रॉनिक रीनल फेलियर है, उसको इतनी ज़्यादा मेडिसिन क्यों दी जाती है? जो क्रॉनिक रीनल फेलियर का डॉक्टर है उसको हम आम ज़ुबान में नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो नेफ्रोलॉजिस्ट जब भी दवाई किसी भी अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है तो उसका नुस्खा इतना लंबा क्यों होता है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीलॉग के बाद आपको बहुत सी चीज़ें गुर्दे और मसाने से मुतल्लिक समझ आ जाएंगी। ख़ास तौर पे आपको गुर्दे की कीमत, गुर्दे की अहमियत और गुर्दे की इम्पोर्टेंस समझ आ जाएगी और इसकी वैल्यू समझ आ जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो एक वीडियो है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैं आपको इस पॉइंट पे कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वैसे भी हमारी जो कौम है, पाकिस्तानी कौम है, और ओवरऑल भी दुनिया में ये ट्रेंड है कि फ़जूल चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। फैमिली व्लॉगर्स हैं, उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं मिलियंस में हैं, और पढ़े लिखे लोगों को और पढ़ी लिखी बात को लोग सुनते ही नहीं हैं। तो ख़ास तौर पे उन लोगों से मैं मुखातिब हूँ जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जो पढ़ी लिखी बात को सुनते हैं, समझते हैं और आगे फैलाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँगा कि जो लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक मेमोरी की टिप दी जाती है कि अगर आप कोई भी लेक्चर सुने तो आप 90% वो उसी टाइम भूल जाएंगे। अगले दिन तक आपको याद भी नहीं रहना कि आपने क्या क्या चीज़ें सुनी थी, क्या समझी थी। सिर्फ 10% आप रिटेन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रिटेंशन पावर ज़्यादा करें तो अपने पॉइंट्स को किसी डायरी पे, किसी नोटबुक पे लिख लिया करें। तो अगर आज आप हमारी वीडियो से मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यही टिप मैं आपको दूंगा कि आप एक कॉपी पेंसिल पकड़ लें और इस वीडियो के पॉइंट्स को नोट करें, लिखें, उसको याद करें, उसको समझें, ताकि आप इस वीडियो से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले ये है कि हमारा गुर्दा क्या क्या काम करता है। तो गुर्दे का पहला फंक्शन ये है कि ये जिस्म से ज़हर वाले और जहरीले मादे, ठीक है, वो पेशाब के रास्ते हमारी बॉडी से खारिज करता है। अब ये जहरीले मादे कौन से हैं? मेनली ये 2-3 ही हैं। वैसे तो इसकी बहुत सी एक डिटेल है, लेकिन मेनली क्या है, यूरिया है, यूरिक एसिड है और क्रेटिनिन भी इसमें काउंट होता है। तो बेसिकली मेजर जो इसमें पोर्शन है वो यूरिया का है और यूरिक एसिड का है। यूरिया बेसिकली एक एंड प्रोडक्ट है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये लिवर में इसका एक यूरिया साइकिल होता है। इसके बाद ये एक सॉल्युबल फॉर्म में, जिसको हम यूरिया कहते हैं, बॉडी से पेशाब के रास्ते निकल जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारी किडनी का है। इसके अलावा यूरिक एसिड है जो कि डीएनए और आरएनए का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स है थ्रू प्यूरिन एंड पायरिमिडीन मेटाबॉलिज्म पाथवे। ये अल्टीमेटली यूरिक एसिड में कन्वर्ट होके जो कि वो भी एक सॉल्युबल फॉर्म है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म है, तो वो किडनी के ज़रिए इवेंचुअली पेशाब के रास्ते, पेशाब की सूरत में हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो जहरीले मादे में काउंट होती हैं। जिन लोगों को रीनल फेलियर हो जाता है उनमें ये दोनों चीज़ें ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती हैं। यूरिया ज़्यादा हो जाए तो हम इसको यूरीमिया कहते हैं। अब यूरीमिया अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिया हो जाए, तो क्या नुकसान होते हैं? नंबर 1, ये हमारे दिमाग पे असर करता है, इंसेफेलाइटिस, यूरिमिक इनकैफ जिसे हम कहते हैं, झटके लग सकते हैं, ड्राउजीनेस हो सकता है,
कोमे में बंधा जा सकता है। इसके अलावा ये हमारे दिल को भी मुतासिर करता है। दिल के गिर्द एक झिल्ली होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ये उस पेरिकार्डियम के अंदर सोजिश पैदा कर देता है, जिसकी वजह से दिल को भी धड़कने में मुश्किल पेश आती है और बहुत जल्दी एसओ भी हो जाता है, यानी कि इंसान थोड़ी बहुत भी काम करे तो उसको सांस चढ़ जाता है, उसको गहरे गहरे सांस लेने पड़ते हैं, सांस की दुश्वारी होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा यूरीमिया के साथ यूरीमिक गैस्ट्राइटिस होता है, उसमें मैदे का शदीद किस्म की सोजिश पैदा होती है, हज़म करने में मुश्किल पेश आती है, मैदे में शदीद जलन पैदा होती है। और इसी तरह यूरिक एसिड अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या नुकसान होते हैं। नंबर 1 तो यूरिक एसिड से गाउट होता है, गाउटी आर्थराइटिस होता है। ये जोड़ों में, ख़ास तौर पे छोटे जोड़ों में जमा होकर इसके क्रिस्टल्स टोफाई भी बना देते हैं, जो बड़ी पेनफुल और बड़ी दर्द वाली कंडीशन है, जोड़ों का दर्द होता है इसकी वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हाइपर यूरिसीमिया है, यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा होना, ये हम ब्लड प्रेशर का भी एक वजह ये है। मतलब ब्लड प्रेशर की तो वैसे बहुत सी वजूहत हैं, हाइपर यूरिसीमिया भी ब्लड प्रेशर की एक वजह है। इसके अलावा ये कोरोनरी आर्टरीज को, हमारे जो दिल की शरियानें हैं उनको भी इफ़ेक्ट करता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में भी ये एक अपना रोल प्ले करता है। तो इस तरह ये दिल की सेहत के लिए भी असरअंदाज होता है, उसको भी इफ़ेक्ट करता है। अब दूसरी चीज़ जो है, जो किडनीज़ हमारी बॉडी में बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ख़ास तौर पे सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड का लेवल्स। अब अगर किसी पेशेंट को रीनल फेलियर है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, तो जो सबसे आम चीज़ देखने में आती है क्लिनिकली, यानी कि जो हॉस्पिटल्स में देखने में आती है, वो है हाइपरकैलेमिया, यानी कि पोटाशियम का बहुत ज़्यादा हो जाना, पोटाशियम लेवल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना खून में, बॉडी में। तो इससे क्या होता है, अगर पोटाशियम बहुत ज़्यादा बॉडी में हाई लेवल में ज़्यादा मकदार में पाया जाए तो ये दिल की जो एरिथमियाज़ है, यानी कि दिल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, दिल में एक जो अल्लाह ताला ने हमारा सर्किट बनाया हुआ है सिग्नल ट्रांसमिट करने का, उसको बड़ा इफेक्ट करता है, तो जिससे एरिथमियाज़ होते हैं और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए बड़ा ख़तरनाक और कुछ सूरतों में मोहलिक भी है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ख़ास तौर पे हाइपरकैलेमिया, जो कि गुर्दे के मरीज़, ऐसे मरीज़ जिनको रीनल फेलियर हो चुका हुआ है, एंड स्टेज किडनी डिजीज़ है, उनका गुर्दा मुकम्मल ख़त्म हो गया, काम नहीं कर रहा, उनको ये हाइपरकैलेमिया का मसला हो सकता है। नंबर 3 चीज़ जो हमारा गुर्दा फंक्शन करता है वो है कि ये हमारे खून की, हमारी बॉडी की ऑस्मोलाइटी को मेंटेन करता है, यानी कि इसमें पानी का एक ख़ास मकदार है जो कि हमारे गुर्दों के ज़रिए मेंटेन होती है। अब अगर ये गुर्दे फेल हो गए हैं और ऑस्मोलाइटी का फंक्शन ख़त्म हो गया तो क्या होता है, पैरों में और टांगों में सोजिश पैदा हो जाती है, आँखों के इर्द गिर्द सोजिश पैदा हो सकती है, मुंह बंदे का जो होता है फेस में एडिमा हो सकता है, फेस में सोजिश पैदा हो सकती है। और अगर सीरियस कंडीशंस में जिनमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी साथ आ जाती हैं, बहुत सी दीगर बीमारियां या सीवियर कंडीशंस के अंदर फेफड़ों के अंदर भी पानी पड़ जाता है, जिसको प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं, या बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में जब बिल्कुल ही ज़्यादा डैमेज हो जाए और दूसरे ऑर्गन्स भी डैमेज हो जाएं, जैसे लिवर है, हेपेटोरेनल सिंड्रोम आ जाए, तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में असाइटिस यानी कि पेट में पानी भी पड़ सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस किस वजह से हैं, क्योंकि गुर्दे ने जो ऑस्मोलाइटी का फंक्शन करना था बॉडी में, अब वो फंक्शन ख़त्म हो रहा है। इसी तरह हमारे गुर्दे का एक और फंक्शन है कि ये हमारा एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है। हमारी बॉडी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो एसिडिक हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, तो हमारा जो खून है एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर वर्क करता है। हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं, हमारे जिस्म की जो जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये सारे एक स्पेसिफिक पीएच पे, ख़ास पीएच पे काम करते हैं। तो इस पीएच को, इस बॉडी की एसिड बेस बैलेंस को बरकरार रखने में जो सबसे बड़ा रोल है वो किडनी का है। और आम तौर पे क्रॉनिक रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको गुर्दे फेल हो जाते हैं, उनको जिस कंडीशन का सामना करना पड़ता है वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि जिस्म में एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस से आगे क्या कुछ होता है मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता, ये बहुत डिटेल्ड और लंबा टॉपिक है और ये मेडिकल कम्युनिटी ही इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकती है। ये आम फहम में इतनी आसानी से आने वाला टॉपिक
नहीं है। इसी तरह गुर्दे का एक और बहुत बड़ा फंक्शन ये है कि वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। ये जो हमारा ब्लड प्रेशर है इसमें एक सिग्निफिकेंट एक बहुत बड़ा रोल गुर्दे का है और इसका एक पाथवे है बाकायदा। इसमें जो केमिकल मैसेंजर्स हैं या जो हार्मोन्स हैं हमारे, वो एंजियोटेंसिन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, पूरा एक सिस्टम है। रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन का एक सिस्टम है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसी तरह जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं, अगर वो उनका ब्लड प्रेशर का फंक्शन काम नहीं करेगा तो आम तौर पे उनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला बनेगा। तो ये एक विशियस साइकिल है कि हाई ब्लड प्रेशर से गुर्दे डैमेज होते हैं, गुर्दे डैमेज से मज़ीद हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसी तरह हमारे गुर्दे का एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है, उसको कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। अब एरिथ्रोपोइटिन जो है ये सिग्नल है जो बोन मैरोस को जाता है कि आप खून बनाओ। खून बेसिकली हमारे हड्डियों के गुर्दे के अंदर बनता है। आवाम को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो हमारी हड्डियों का गुर्दा है, जिसको रेड मैरो कहते हैं, उसके अंदर खून बनता है। ये जो कंसेप्ट है कि जिगर खून बनाता है, ये गलत कंसेप्ट है। जिगर बिल्कुल खून बनाता है, लेकिन बड़ी अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में, फीटल लाइफ में और शुरू के बच्चे के कुछ अयाम में। लेकिन जब एक बंदा बड़ा हो जाता है, मिडिल एज में चले जाता है, ओल्ड एज में चले जाता है, तो उस वक्त लिवर का इतना रोल नहीं होता कि वो हमारा खून बनाए, ख़ासतौर पर रेड सेल्स बनाए। लिवर बाकी प्रोटीन्स तो बनाता है जो खून में होते हैं, जिस तरह के एल्ब्यूमिन वगैरह हो गए, ग्लोबुलिन्स वगैरह हो गए, लेकिन जो हमारा लाल खून है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो जिगर में नहीं बनते एडल्ट एज में, वो मेनली बनते हैं बोन मैरो के अंदर, और इसको कंट्रोल करता है एरिथ्रोपोइटिन। तो अगर एक बंदे का रीनल फेलियर हो गया तो उसमें एरिथ्रोपोइटिन की भी कमी होगी, उसमें खून की भी कमी होगी। इसीलिए क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स को अक्सर खून की कमी रहती है, जिसको कहते हैं अनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़। इसी तरह गुर्दे का एक और फंक्शन ये है कि वो विटामिन डी के सिंथेसिस में, कि विटामिन डी बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। गुर्दे के अंदर हमारी विटामिन डी जो है बेसिकली ये एक बड़ा लंबा पाथवे है, बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये कैसे बनता है? ये बेसिकली सनलाइट जब हमारी स्किन को टकराती है तो उसके वहाँ से इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक ख़ास किस्म का हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल है जिसके ऊपर हमारे जब ये सूरज के ज़र्रात टकराते हैं तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं। इसके बाद ये प्रोसेस चलता रहता है। इसके अंदर दो हाइड्रोक्सिलेशन के स्टेप्स हैं, एक जिगर में होना होता है, एक गुर्दे में होना होता है। अगर गुर्दे वाला हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस रुक जाए तो ये जो विटामिन डी की जो अनफिनिश्ड फॉर्म है ये इफेक्टिव नहीं होती फिर, ठीक है। तो फिर जब विटामिन डी नहीं बनता फिर हमारे जिस्म से कैल्शियम और मैग्नीशियम का प्रोसेस भी इफेक्ट होता है। एक तो डायरेक्टली विटामिन डी डेफिशिएंसी से होता है, यानी कि विटामिन डी कम हो गया, उसकी वजह से कैल्शियम का प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात है कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन और मैग्नीशियम की अब्जॉर्प्शन में भी ज़ाते खुद किडनी का बड़ा रोल है। तो ये दो एंगल से ये चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। इसके अलावा हमारा जो गुर्दा है वो बहुत सी दवाइयाँ जो जैसे नेल्बिफिन है उसका रीनल मेटाबॉलिज्म है, बहुत सी दवाइयाँ जो डॉक्टर्स लिखते हैं जो इंजेक्शन की फॉर्म्स में लगती हैं, उसका जो मेटाबॉलिज्म है उन दवाइयों का जिस्म से इखराज जो है वो गुर्दे के ज़रिए होता है। तो मेनली दो ऑर्गन्स हैं जो कि दवाइयों का जिस्म से अखराज में मदद देती हैं, एक जिगर है और एक किडनीज़ हैं। बाकी सांस के ज़रिए भी होता है, कुछ थोड़ा बहुत स्किन के ज़रिए भी होता है, लेकिन मेजरली ये लिवर यानी कि जिगर और गुर्दे के ज़रिए होता है। तो वो सारी दवाइयाँ जिनका मेटाबॉलिज्म गुर्दे के ज़रिए होना है, फिर उनका मेटाबॉलिज्म गुर्दे के ज़रिए नहीं हो पाता। इसीलिए डॉक्टर्स जिन लोगों को गुर्दा फेल हो उनको ऐसी दवाई नहीं लगाते हैं, अगर लगाते भी हैं तो लो डोज में लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने अगर इखराज होना है तो गुर्दे के ज़रिए होना है और गुर्दे से उतना इखराज हो नहीं पाएगा, तो उसको फिर उस लिहाज से लो डोज में कैलकुलेट करके दिया जाता है। इसीलिए नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं इस चीज़ में माहिर होते हैं। जो गुर्दे का दवाइयों वाला डॉक्टर है जिसको हम डायलिसिस वाला डॉक्टर भी कह देते हैं, वो बेसिकली नेफ्रोलॉजिस्ट होता है। तो वो इस चीज़ की डोज कैलकुलेशन में महारत रखता है। ऑलमोस्ट हर दवाई की आम डॉक्टर इतना अच्छी महारत नहीं रखता डोज कैलकुलेशन में जितनी अच्छी महारत एक नेफ्रोलॉजिस्ट रखता है। उसकी फिंगर टिप्स भी होती है कि कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को
कितनी डोज में देनी है, जिसका क्रिएटिनिन कितना है, इसकी बॉडी वेट कितना है, तो वो उस सूरत हाल को बड़ी अच्छी तरह समझता है और उसको कहते हैं डोज एडजस्टमेंट्स। तो नेफ्रोलॉजिस्ट एक्सपर्ट होते हैं गुर्दे के मरीजों की किसी भी मेडिसिन की डोज एडजस्टमेंट में, चाहे वो कोई एंटीबायोटिक है, चाहे वो कोई मिर्दे की दवाई है, चाहे वो कोई दिमाग की दवाई है, कोई मिर्गी की दवाई है, झटकों की दवाई है, जो मर्जी किस्म की दवाई है, उस सब की डोज एडजस्टमेंट में नेफ्रोलॉजिस्ट माहिर होता है। तो इन मेडिसिन की हमें डोज एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। इसके अलावा जो गुर्दा है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी उसका बहुत ज़्यादा रोल है। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जब बॉडी स्टार्वेशन में होती है, जब बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे होते, यानी कि एक ऐसी कैफियत है जब एक इंसान को खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा, तो गुर्दे के अंदर से भी ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। तो ये सारे गुर्दे के फंक्शंस हैं। हो सकता है एक दो फंक्शन मैंने मिस कर दिया हो, लेकिन ये इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं। तो अब यहाँ पे अवाम को सोचना चाहिए कि गुर्दा इतना कुछ कर रहा है, यानी कि अभी तक हम लोग समझते हैं कि गुर्दे का एक ही काम है कि वो है पेशाब के ज़रिए जहरीले मादे बॉडी से निकालना, या सादे अल्फाज में गुर्दे के ज़रिए से पेशाब बनता है। ठीक है, जो आम आवाम में तस्वुर है, गुर्दा फेल हो गया तो पेशाब कम आ रहा है, तो पेशाब की मिकदार कम हो गई तो अब पेशाब बन नहीं रहा। ठीक है, तो सादे अल्फाज में है कि लोग तो यही समझते हैं कि गुर्दे का एक ही काम है कि इसने पेशाब बनाना है, लेकिन अब आपको समझ आया कि गुर्दे के इतने ज़्यादा काम है, गुर्दा क्या कुछ नहीं कर रहा। तो अगर वो विटामिन डी की हाइड्रोक्सिलेशन नहीं कर रहा, कैल्शियम सही तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, मैग्नीशियम सही तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है ना, ऑस्टियोडिस्ट्रोफी जिसे कहते हैं, तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, तो वो भी हम इफ़ेक्ट होंगे उससे। तो ये जो भी स्टेप हमारा इन्वॉल्व होगा, जो भी हमारा स्टेप इस पे इफ़ेक्ट होगा, तो उस किस्म की हमारे सिम्टम्स आ जाएंगे, उसकी अलामात आ जाएंगी। अब जो पॉइंट नंबर 1 था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि गुर्दा अगर एक दफ़ा क्रॉनिक रीनल फेलियर में चले गया, एक दफ़ा ख़राब, क्योंकि गुर्दे ख़राब होने की भी 2 टाइप्स हैं, एक है एक्यूट रीनल फेलियर, एक है क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो जो एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में अभी मैं बात नहीं करूँगा। ज़्यादातर मरीज़ जो फेस करते हैं वो क्रॉनिक रीनल फेलियर के होते हैं, यानी कि वो मरीज़ जिनको परमानेंट डायलिसिस होता है, या वो मरीज़ जिनके गुर्दे मुकम्मल तौर पे हमेशा हमेशा के लिए डैमेज हो गए हैं। अब ये हमेशा हमेशा के लिए क्यों डैमेज होते हैं? क्योंकि गुर्दे में जो डैमेज आ जाए, अगर नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाएं तो फिर ये रीजनरेट नहीं करते। यानी कि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर रीजनरेटिव कैपेसिटी नहीं है, वो दोबारा नहीं बन सकते। उनमें से एक नेफ्रॉन्स है। हमारे अगर गुर्दे के नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाएं, अगर बहुत नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, ये बहुत माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इतनी माइक्रोस्कोपिक लेवल का अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक कह लेंगे एक फ़िल्टर लगाया हुआ है, या कह लेंगे एक आरओ प्लांट लगाया हुआ है कि वो माइक्रोस्कोप से भी देखें तो फिर नज़र आए, वैसे उसका नज़र दें। तो इतना माइक्रो लेवल का ये फिल्ट्रेशन प्लांट है, दुनिया की कोई मशीनरी इसको रिप्लेस नहीं कर सकती, इस जैसा बन ही नहीं सकता कभी। तो वो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक सिस्टम है। लेकिन अगर एक बार नेफ्रॉन डैमेज हो जाए तो फिर ये रीजनरेट नहीं करता, ये दोबारा नहीं बनते। एक तो ये बात समझ लें। इसीलिए जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है तो उसके अंदर गुर्दा दोबारा अपनी असल हालत में नहीं लाया जा सकता। अगर एक बार क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाए, अगर एक दफ़ा गुर्दा डैमेज हो जाए, तो गुर्दा बजाते खुद रिवाइव नहीं किया जा सकता, गुर्दे को बजाते खुद पहली जैसी हालत पे नहीं लेके आया जा सकता। कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जो गुर्दे को बजाते खुद अपनी पहली वाली हालत पे ले आए। तो ऐसी कोई चीज़ आज तक ईजाद नहीं हुई जो गुर्दे को अपनी पहले वाली हालत के अंदर ले आए। तो इसलिए कहते हैं कि जो नेफ्रॉन्स हैं वो इर्रिप्लेसेबल हैं। अगर इनमें डैमेज हो गया तो ये हमेशा के लिए हो गया, अब ये दोबारा नहीं बनेंगे। दूसरी बात ये है कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सिर्फ गुर्दे का काम पेशाब बनाना नहीं है, पेशाब के ज़रिए जहरीले मादे जिस्म से बाहर निकालना नहीं है। जो इतने ज़्यादा मैंने आपको फंक्शंस बताए, ये सब गुर्दे के फंक्शंस हैं। गुर्दा ये सब कुछ एट द सेम टाइम कर रहा होता है। हमारे जो अल्लाह ताला ने 2 गुर्दे दिए हैं, ये हर वक्त इन सारे कामों के अंदर बिज़ी होते हैं, मसरूफ़ होते हैं। गुर्दा एक बहुत मसरूफ़
और बिजी ऑर्गन है। ये एक ऐसा जिस्म का हिस्सा है जो 24 घंटे मसरूफ़ रहता है। आप सो जाते हैं लेकिन गुर्दा नहीं सोता, ठीक है। गुर्दा हर वक्त अनस्टॉप्ड अपना काम कर रहा है, 24 घंटे, दिन रात, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन। गुर्दे को कोई ब्रेक नहीं है, गुर्दे को कोई छुट्टी नहीं है, हर वक्त ये अपना काम कर रहा है और बहुत आला तरीन काम कर रहा है। और जिस किस्म का अल्लाह ताला ने इसके अंदर मैकेनिज़्म रखा हुआ है, ये इर्रिप्लेसेबल है, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। अब आ गई तीसरी बात कि डायलिसिस से गुर्दे वॉश नहीं होते। उर्दू स्पीकिंग वर्ल्ड में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, तो डायलिसिस के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो है कि गुर्दे वाश कराने लगे। ये बिल्कुल गलत लफ्ज़ है, ये टर्म ही गलत है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये टर्म गलत है, क्योंकि जब आप टर्म गलत यूज़ करते हैं ना, तो फिर आपका कंसेप्ट ही डिफरेंट बनता है। यानी कि ये बिल्कुल ही इनएक्यूरेट है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है और एब्सोल्युटली रॉन्ग है। फिर डायलिसिस से गुर्दे वाश होते हैं, बिल्कुल गुर्दे वाश नहीं होते। किडनीज़ क्या करती हैं? किडनीज़ खून वाश करती हैं और खून में से जो जहरीले मादे हैं, जैसे मैंने आपको पहले तफसील से बताया, वो निकाल के बाहर करती हैं। तो डायलिसिस में भी खून ही साफ़ होता है, जिसको हम कहते हैं हीमो। हीमो क्या मतलब? खून। डायलिसिस मतलब खून के ज़रिए डायलिसिस करना। तो बेसिकली ये हीमो डायलिसिस से ही आप समझ लें कि बेसिकली खून साफ़ हो रहा है, ठीक है ना। डायलिसिस में खून से, यानी कि हमारी बॉडी से जहरीले मादे निकाले जाते हैं, ये प्रोसेस है डायलिसिस का। तो डायलिसिस में गुर्दे कभी वॉश नहीं होते। गुर्दों का तो खुद का काम यह है कि खून को वॉश करें। तो गुर्दे का सिर्फ एक फंक्शन डायलिसिस से रिप्लेस होता है, ठीक है ना। एक फंक्शन, या आप दूसरा कह लेंगे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना, एसिड बेस बैलेंस किसी हद तक मेंटेन हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स किसी हद तक मेंटेन हो सकते हैं, लेकिन जो उसके सिंथेटिक फंक्शंस हैं, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन का सिस्टम है, विटामिन डी का जो सिस्टम है, एरिथ्रोपोइटिन का जो सिस्टम है, ये इर्रिप्लेसेबल है। तो डायलिसिस से जिस्म के अंदर से जहरीले मादे निकलते भी हैं, किसी हद तक इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी आता है, किसी हद तक एसिड बेस बैलेंस भी आता है, किसी हद तक ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन होती है। लेकिन इसके अलावा एरिथ्रोपोइटिन वाला मामला जो है, विटामिन डी वाला जो मामला है, और जो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने वाला मामला है एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के साथ, तो वो इर्रिप्लेसेबल है, उसका निमुल बदल नहीं है। तो कुछ लोग ये ना समझें कि गुर्दे जो हैं वो रिप्लेसेबल हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग ये शायद उनके ज़हन में हो कि गुर्दे ख़राब हो जाएं तो फिर भी क्या बात है, हम डायलिसिस करवा लेंगे। डायलिसिस सफिशेंट नहीं है गुर्दे के मरीज़ों के लिए। और डायलिसिस में भी आपको बता दूँ, बड़ा कोई आसान प्रोसेस नहीं है। हफ्ते में 1 या 2 बार रेगुलर कराने पड़ते हैं, 4-4 घंटे का प्रोसेस है। तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है और काफ़ी इंसान को इसके अंदर दिक्कत होती है, दुश्वारी होती है, तकलीफ़ दे नहीं है, ठीक है। जिस तरह लोग समझते हैं कि बड़ी तकलीफ़ होती होगी, दर्द होती होगी, उस तरह का प्रोसेस नहीं है। इनकम्बरसम है, यानी कि दिक्कत वाला है। आना जाना, स्टे करना, उधर रुकना, एक्सपेंसेस, ये सब मेंटेन करना मुश्किल काम है, इतना इजी नहीं है। और ये सालों साल कराना पड़ता है इंसान को, ठीक है। हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार कम से कम ये कराना ही पड़ जाता है। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसलिए अगर कोई बंदा समझता है कि गुर्दे ख़राब हो गए तो कोई बात नहीं, मैं डायलिसिस करा लूँगा, तो डायलिसिस तो पहली बात यह है कि कराना बड़ा कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि डायलिसिस करवा भी लिए तो अभी भी गुर्दे के सारे चीज़ें तो रिकवर नहीं हुई, ठीक है। गुर्दे के सारे फंक्शंस तो आपने रिप्लेस नहीं कर दिए। तो यहाँ पे वो चौथा पॉइंट आता है जो मैंने आपको कहा था, नेफ्रोलॉजिस्ट इतनी ज़्यादा दवाइयाँ क्यों लिख के देता है? भाई क्यों ना लिख के दे, ठीक है ना। उसने गुर्दे के सारे फंक्शंस को रिप्लेस करवाना है। उसने कोशिश करनी है कि अपनी जो पेशेंट है उसको ऑप्टिमल हेल्थ में लेके आए। हर फंक्शंस का कोई ना कोई उसने तोड़ निकालना है, उसका कोई ना कोई ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट देना है, कोई निमुल बदल देना है। अगर उसने प्रोटीन वाला मामला देख दें तो उसने कोई ऐसी आपको गोली शुरू करनी है, ठीक है ना, जैसे कि कीटोराइड है वगैरह वगैरह। और भी मार्केट में बहुत से ब्रांड्स हैं, मैं एक का नाम ले दिया।
तो और भी कई हैं, इससे अच्छे भी हैं, ठीक है। तो वो खानी पड़ती है, 3 टाइम खानी पड़ती है, क्योंकि को 2-2 गोलियाँ 3 टाइम खानी पड़ती है। तो बेसिकली अमाइनो एसिड्स हैं, वो आपको वो वाले अमाइनो एसिड्स देना चाह रहा है जिसमें नाइट्रोजन के वेस्ट प्रोडक्ट्स कम बने, तो ये चीज़ भी उसने मैनेज करनी है। फिर अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो वो आपको के-एक्सिलेट के साशे भी दे सकता है। और भी तरीके हैं पोटेशियम लेवल कम करने के, लेकिन के-एक्सिलेट एक जानी पहचानी चीज़ है, जो मरीज़ इसको यूज़ करते हैं उसको उनको इसका पता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर एसिड बेस बैलेंस डिसरप्ट हो गया है, एसिडिटी की तरफ बंदा जा रहा है, तो उसने सोडामेट की गोलियाँ देनी है। विटामिन डी को उसने रिप्लेस करना ही करना है, उसने कैल्शियम को रिप्लेस करना ही करना है। तो जो एरिथ्रोपोइटिन है अगर वो नहीं देगा तो खून कैसे बनेगा, तो उसने ईपोटिन के इंजेक्शन भी लगाने हैं, आयरन की भी रिप्लेसमेंट उसको करनी पड़ेगी। तो हो सकता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक बात आ जाए। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक नहीं आती तो एपोटिन के यानी कि जो एरिथ्रोपोइटिन है इसके 1000, 2000 या 4000 इंटरनेशनल जो भी मरीज़ की कंडीशन है उसके मुताबिक तो वो उसको लगने ही लगने हैं। फिर ऑस्टियोडिस्ट्रोफी के लिए जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि उसने रिप्लेस तो करना ही करना है कैल्शियम और विटामिन डी। और इसी तरह अगर एक बंदे को एडिमा हो गया है तो उसने लैसिक, फ्यूरोसिमाइड या कोई ऐसी दवाई जिससे वो ज़ायद पानी जो आपके अंदर जमा हो गया है हाथों टांगों में या फेफड़ों में जहाँ पे भी जमा हो गया है वो उसने निकालना है बाहर। तो उसको उस चीज़ की भी दवाई मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर ब्लड प्रेशर की भी उसको दवाई देनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो ही नहीं पा रहा, पेशेंट का कॉन्टीन्यूसली ब्लड प्रेशर हाई है। ब्लड प्रेशर कॉन्टीन्यूसली हाई होने से फॉलेज का अटैक हो सकता है, दिल का अटैक हो सकता है, और अगर गुर्दे का कोई 1-2 फंक्शन रहा सा है तो वो भी ख़त्म हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर इटसेल्फ बड़ा नुकसानदेह चीज़ है। तो हर चीज़ को उसने फिर मेंटेन करना है, फिर उसने हर चीज़ की दवाई देनी है। तो इसीलिए अगर एक पेशेंट को क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया तो उसका सबसे अच्छा जो इलाज है वो किडनी ट्रांसप्लांट ही है, कि इंसान की बहुत सारी इन चीज़ों से दवाइयों से जान छूट जाती है। इसीलिए क्रॉनिक रीनल फेलियर का सबसे बेस्ट जो इलाज माना जाता है वो किडनी ट्रांसप्लांट ही माना जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि एक गुर्दे की क्या कीमत है। तो बेसिकली अगर एक किडनी ट्रांसप्लांट किसी पेशेंट ने कराना है तो उसने जो गुर्दा लेना है असूलों के मुताबिक, कानून के मुताबिक और मेडिकल के एथिक्स के मुताबिक वो ख़रीद के नहीं लगा सकता। वो उसको उसकी बहन, भाई, बेटा, बेटी, माँ, बाप, बीवी कोई ना कोई उसको वॉलंटरीली यानी कि रज़ा कराना तौर के ऊपर डोनेट करेगा। उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती प्रेशर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये वॉलंटरीली काम है, ये रज़ा कराना काम है। लेकिन हम भी इस दुनिया में रहते हैं, आप भी इस दुनिया में रहते हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि गुर्दे इलीगली भी ट्रांसप्लांट होते हैं, गुर्दे बेचे भी जाते हैं, खरीदे भी जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट्स पेश की हैं। तो जो WHO की रिपोर्ट्स हैं जो इंटरनेशनली पब्लिश हो चुकी हैं उसके मुताबिक, मैं ये इंटरनेशनल लेवल की बात बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान या ईरान की बात नहीं कर रहा, इस एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में अगर हम एवरेज लगाएं तो इंटरनेशनली जो एक गुर्दे का जो रेट लगता है यानी कि जो लोग बेचते हैं या जो ख़रीदते हैं तो उसका क्या कीमत लगती है, क्या भावताव होता है। तो भावताव है 50,000 अमेरिकन डॉलर से लेके 1,20,000 अमेरिकन डॉलर, इस रेंज के दरमियान है। तो अब अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो ये बनता है 1.5 करोड़ से तकरीबन 3.5 करोड़ के दरमियान। तो इलीगल यानी कि ब्लैक मार्केट में ये इसकी कीमत है। तो ये भी होना चाहिए कि अगर कोई इलीगली भी बेचना चाहता है तो उसको भी पता हो कि मेरे गुर्दे की क्या कीमत है, तो 50,000, 60,000 या लाख रुपए में ना बेच दे। बहरहाल गुर्दे का बेचना जो है ना इलीगल काम है, ये भी आप देख लें। अगर आप अपनी मर्ज़ी से भी बेच रहे हैं ना फिर भी इलीगल है, अगर कोई ले रहा है तो वो भी इलीगल है। ये रज़ा कराना काम होता है और पाकिस्तान के इसके ऊपर कवानीन बन चुके हैं, इंटरनेशनल कवानीन मौजूद हैं, मेडिकल के कवानीन मौजूद हैं कि किस तरह के गुर्दे की पेवंदकारी जो है गुर्दे का ट्रांसप्लांट होगा। तो बेहतर यही होता है कि आप कवानीन के अंदर रहें। हुकूमत पाकिस्तान ने जो कवानीन बनाए हैं, हुकूमत पंजाब ने जो कवानीन बनाए हैं, जिस भी मुल्क में हैं उसके जो कवानीन है, फिर जो मेडिकल की कवानीन है, उन सब कवानीन के तहत और एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू किडनी ट्रांसप्लांट हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ
कि अगर एक पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट करवा भी ले तो फिर भी उसको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ती है ताकि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो जाए। जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद और इस ऑपरेशन से पहले और बाद में दवाई जो यूज़ होती है उसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन एक जो क्रॉनिकली लंबे अरसे के लिए पेशेंट्स को दवाई खानी पड़ती है, वो 3 बेसिकली दवाइयाँ हैं जो एक आमतौर पे किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स खाते हैं। और भी कई किस्म की दवाइयाँ हैं लेकिन कॉमन ये 3 दवाइयाँ हैं, एक टेक्रोग्लिमस है, एक माइक्रोफिनोलेट है और एक मिथाइल प्रेडनिसोलोन है। तो ये 3 दवाइयाँ तो फिर भी उसने खानी है। तो यहाँ पे हमारा टेक होम मैसेज क्या है? टेक होम मैसेज ये है कि अपने गुर्दे की कीमत को पहचानिए और जानिए। आपका गुर्दा बहुत कीमती है, आप इसको अपने हाथों डैमेज ना करें। हमारे लोग अपने गुर्दों को अपने हाथों से डैमेज कर रहे हैं। क्यों? गुर्दे डैमेज होने की 3 सबसे बड़ी वजूहत हैं। 3 सबसे बड़ी वजूहत हैं। एक है ब्लड प्रेशर, एक है शुगर और एक है दवाइयाँ। और दवाइयों में भी 2 किस्म की दवाइयाँ बेसिकली। नंबर 1 पे तो आती है हकीम मेडिकेशन और नंबर 2 पे आती है दर्दों की दवाई जिसे हम एनसेड्स कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है और शुगर एक ऐसी बीमारी है जिनकी दर्द नहीं होती, इनकी कोई तकलीफ़ नहीं है, इनकी कोई सोजिश नहीं है, इनकी वजह से कोई फोड़ा नहीं जिस्म में बन जाता। हमारे अवाम 2 चीज़ों से ही परेशान होते हैं, या वो दर्द से परेशान होते हैं या वो किसी रसोली या गिल्टी से परेशान होते हैं। क्योंकि शुगर में ना रसोली है, ना गिल्टी है, ना दर्द है, और इसी तरह ब्लड प्रेशर में ना दर्द है, ना गिल्टी है, ना रसोली है। लोग इसको ईजी लेते हैं, मतलब ये लोग समझते हैं कोई बड़ी डील नहीं है, लेकिन आहिस्ता 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 ब्लड प्रेशर ने भी और शुगर ने भी आपके बॉडी के हर पार्ट को इफेक्ट करना है। आपको फॉलेज हो सकता है, आपको दिल की बीमारी हो सकती है, आपको और भी कई किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो शुगर और ब्लड प्रेशर को इजी ना लें। अगर आपको शुगर है और ब्लड प्रेशर है, इसका प्रॉपर 100% इलाज करवाएं, 100% इलाज करवाएं। और इलाज से भी बेहतर है कि आप एहतियात करें। और एक मैं आपको सिंपल सी टिप बता दूं, एक सिंपल सी एहतियात बता दूं, ठीक है ना। अगर आप ये एहतियात कर लें, ठीक है ना, तो आपको शुगर और ब्लड प्रेशर 90% उम्मीद है कि नहीं होगी। और वो है आपने जंक फूड नहीं खानी, आपने पिज़्ज़ा नहीं खाना, आपने समोसा नहीं खाना, आपने बर्गर नहीं खाना है, आपने बाहर होटलों की से जमी हुई चीज़ें नहीं खानी, आपने डब्बे का जूस नहीं पीना, आपने टॉफ़ियाँ, बंटियाँ, कुरकुरे, लेज़, पापड़, फ्राइड चीज़ें, और मैं जितना नाम लो इस गंद बला का काम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप बंद कर दें, ठीक है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ जो अभी आवाम फिर रही है ना पाकिस्तान की कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मौजूद नहीं है, सरकारी अस्पतालों में ये है, सरकारी अस्पतालों में वो है, और प्राइवेट इलाज बहुत महंगा है। आवाम अगर अपनी सेहत का ख्याल खुद रख ले, ठीक है ना, आप लोग बेसिकली अपने पैसों से बीमारी खरीद के गाड़ लाते हैं, ठीक है। ये डब्बे का जूस पीना आप पे फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है ना। ये सारी जो गंद बलाएँ आप खाते हैं, ये कोई आपको ज़बरदस्ती खिलाता है, आप खुद खाते हैं, अपने पैसों से खाते हैं। और क्यों खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान के चस्के की वजह से, और इसकी कोई वजह नहीं है, इसके अंदर कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। तो आप अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रख लें तो मैं गारंटी से कहता हूँ ये प्राइवेट अस्पताल क्या सरकारी अस्पताल में भी मरीज़ आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है ना। इक्का दुक्का 1-2 मरीज़ नज़र आएंगे और बस वीराना ही वीराना होगा, इतने ज़्यादा मरीज़ नहीं होंगे। लेकिन हमने क्योंकि बेहतियाती करनी है, हमने ये सारी गंद बलाएँ खानी है, फिर मरीज़ों ने भी मरीज़ बनना ही बनना है, ठीक है ना। और ये फिर हलचल और ये सब कुछ होते ही रहना है, गुर्दे फेल होते रहने हैं, गुर्दे ट्रांसप्लांट भी होते रहने हैं, डायलिसिस भी चलते रहने हैं। तो आपको मेरा ये मैसेज है कि अपनी सेहत का आज से ख्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का आज से ख्याल रखें। आज से अपने बच्चों के जूस बंद करें, जो डब्बे का जूस है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। ये अपने बच्चों की टॉफ़ियाँ बंद करें, इनके लेज़ बंद करें, इनके कुरकुरे बंद करें, ये जो KFC, मैकडोनल्ड्स और फास्ट फूड खाते हैं ये बंद करें, इनके पकोड़े, समोसे और ये जो बाहर की ख़ास तौर पर तली हुई चीज़ें हैं ये बंद करें। क्योंकि जो बाहर की तली हुई चीज़ें हैं ना, इसके अंदर जो घी इस्तेमाल होता है एक तो घटिया क्वालिटी का होता है और वो बार बार जलाया जाता है, जिसकी वजह से ट्रांस फैटी एसिड्स बनते हैं। और ये ट्रांस फैटी एसिड्स है ना, ये आपकी
शरियानों में जाके जम जाते हैं। इसी की वजह से आपकी दिल की शरियानें बंद होती हैं जिससे हार्ट अटैक होता है। इसी की वजह से आपकी दिमाग की शरियानें बंद होती हैं जिससे फालिज का अटैक होता है। और यही जो आपकी बेहतियाती है ये गुर्दे को भी डैमेज करती है। तो आपका गुर्दा बहुत कीमती है, ये इर्रिप्लेसेबल है, इसका कोई नेमुल बदल जो 100% नेमुल बदल होता है वो नहीं है। तो आज आप गुर्दे की हिफाजत करें, अपने बच्चे की गुर्दे की हिफाजत करें, अपने भाई की गुर्दे की हिफाजत करें, अपनी बहन की गुर्दे की हिफाजत करें, ताकि ना तो किसी को ट्रांसप्लांट कराना पड़े, ना ही किसी को डायलिसिस कराना पड़े, और ना ही इतनी लंबी लंबी दवाइयाँ और बार बार चेकअप करवाना पड़े। तो इलाज आपके हाथ में है, एहतियात की सूरत में। एहतियात इलाज से बेहतर है। एक परहेज़ 100 इलाज। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।